वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बीए प्रोग्राम की 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। हिंदी में बोले तो भाई 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय। यह आप लोगों की बुक का नाम है। भाई आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट जो है मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर भाई 2 चैप्टर थे। दोनों चैप्टर का वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई जो आप लोगों की सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट भी भाई आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर था, इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट वाइज या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई हमने थर्ड यूनिट आप लोगों को पता ही है स्टार्ट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट में भाई जो आप लोगों का पहला चैप्टर था इसे भाई 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला ये पार्ट था, दूसरा ये पार्ट था। तो ये दोनों पार्ट भी यानी कि कंप्लीटली फर्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ा चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप पढ़ लीजिएगा। आज से स्टार्ट करेंगे हम भाई थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसमें आप लोगों को पेरिस में जो छात्र आंदोलन हुए थे उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी चैप्टर्स भी भाई आप लोगों को बहुत जल्दी मैं करा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। आजकल में ही सबकी वीडियोस जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। अब भाई यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लोगों के स्क्रीन पे मेरा एक इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी भाई प्यार वगैरह जताने के लिए भी आप मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। भाई आप लोगों का एक सब्जेक्ट होगा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। उस सब्जेक्ट को मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ। उसकी वीडियोस का और नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स भी कंप्लीटली बन चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका है। साथ ही साथ भाई आप लोगों की ये हिस्ट्री जो है इस सब्जेक्ट के भी नोट्स कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। इसके भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए भाई चैप्टर का नाम है भाई हमारा छात्र आंदोलन पेरिस 1968। यानी कि इस पूरे चैप्टर में भाई जो पेरिस था यहाँ पे भाई छात्रों ने आंदोलन वगैरह करा था 1968 के टाइम पे। तो वही सारा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो भाई पहले चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले ही, ये आंदोलन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को शॉर्टली आंदोलन के बारे में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों का एक बेस बन जाए, आप लोगों के माइंड में एक छवि सी बन जाए। तो हुआ क्या था भाई, फ्रांस में आप लोगों को पता है कहाँ है, यूरोप में है फ्रांस। आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आप लोगों को फ्रांस नाम का देश दिख जाएगा। वहां की राजधानी है पेरिस। तो उस जगह पर बड़े एक विश्वविद्यालय था, एक यूनिवर्सिटी थी, एक कॉलेज था। तो उस कॉलेज में भाई क्या हो रहा था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, छात्र थे, उनको अच्छी भाई शिक्षा वगैरह नहीं मिल पा रही थी, सुविधा वगैरह उनके लिए नहीं थी। रहने वहने के लिए भी भाई कैंपस में अच्छी सुविधा नहीं थी उनकी। और साथ ही साथ भाई जो वहां के डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी अच्छी तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार वगैरह नहीं करते थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए छात्रों ने क्या करा, आंदोलन कर दिया भाई उस कॉलेज के खिलाफ, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अब ये आंदोलन जो है भाई धीरे धीरे जो है बड़ा होता चला गया। बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि भाई इसमें जो है नॉर्मल लोग भी जो है जुड़ते चले गए। जैसे कि भाई गरीब लोग जुड़ते चले गए, किसान लोग जुड़ते चले गए, और भी छोटे छोटे लेवल के और भी नई नई पार्टीज वगैरह जो है इसमें जुड़ती चली गई। तो देखते ही देखते भाई ये पूरा देश के लेवल पे आंदोलन बन गया। कहाँ पहले एक छोटी सी यूनिवर्सिटी का आंदोलन था, फिर धीरे धीरे जो है पूरे देश के लेवल पे आंदोलन ये होने लगा। अब ये पूरे देश में आंदोलन इस वजह से फैला क्योंकि भाई इसमें किसान लोगों को, मजदूर लोगों को, जो भी पूरे देश में प्रॉब्लम हो रही थी वो भी धीरे धीरे जुड़ते चले गए। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी है भाई अपने फायदे वगैरह के लिए जुड़ते चले गए। इस वजह से ये पूरे देश में जो है फैल गया, पूरे फ्रांस में अच्छे से फैल गया। तो इसके बारे में ही भाई आज हम पढ़ेंगे। यही सिंपल सा जो थी स्टोरी थी, इससे ज्यादा कोई स्टोरी नहीं है। एक चीज और बता दूं भाई, ये जो आंदोलन था ये सफल नहीं हो पाया। यानी कि इस आंदोलन की जो डिमांड थी वो सारी पूरी तो नहीं हुई है भाई, लेकिन कुछ कुछ डिमांड जो है वो पूरी हो चुकी थी। तो हम कहेंगे कि भाई ये आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो आई होप आप लोगों को बेसिक से स्टोरी जो है समझ में आ गई होगी। अब भाई थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को पेपर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, अब वो समझाता हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। अब भाई ये जो आंदोलन था पेरिस का छात्र आंदोलन, ये सबसे पहले भाई 1968 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था भाई, ये पेरिस के एक छोटी से शहर था। पेरिस में एक छोटी सी जगह थी, वहां पे एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वहां से स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन। क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि भाई जो छात्र वगैरह थे उस यूनिवर्सिटी में, जो छात्र पढ़ रहे थे, उनको शिक्षा वगैरह जो है अच्छी नहीं मिल पा रही थी। वो हायर स्टडी करना चाह रहे थे, ऊंचे लेवल की पढ़ाई करना चाह रहे थे, बट वो उनको शिक्षा सुविधाएं वगैरह जो है अच्छी नहीं मिल रही थी वहां पे। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, यानी कि शिक्षा सुविधा तो उन लोगों को अच्छी मिल नहीं रही थी, साथ ही साथ भाई उनकी आवासीय सुविधा जो थी ना, यानी कि जो जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं कैंपस वगैरह में, वहां पे भी भाई कैंपस में जो है वो भी सुविधा वगैरह जो है वहां पे अच्छी नहीं थी, आवासीय सुविधा भी अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ जो भाई विश्वविद्यालय था, यानी कि जो यूनिवर्सिटी थी,
उसमें भाई नौकरशाही का बोलबाला था, अधिकारवाद था। मतलब कि भाई जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, उसमें भाई अधिकारी जो थे ना, वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह थे, जो भी अधिकारी थे, उनकी बहुत चलती थी, उन्हीं की चलती थी वहां पे, और किसी की नहीं चलती थी। स्टूडेंट वगैरह की जो है सुनी बिल्कुल भी नहीं जाती थी। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी भाई और भी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ के जो भाई यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, जो अध्यापक वगैरह थे, जो भी भाई यहाँ का स्टाफ वगैरह था, वो भाई थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा के भी थे। रूढ़िवादी विचारधारा यानी कि पुरानी थिंकिंग के थे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई वो स्त्री और पुरुष में जो है काफी ज्यादा अंतर करते थे, भेदभाव करते थे। स्त्री और पुरुष की जो सुविधा वगैरह सब कुछ अलग रखते थे, और कहते थे भाई स्त्रियां अलग रहेंगी, पुरुष अलग रहेंगे, यानी कि बहुत पिछड़े जमाने वाली थिंकिंग रखते थे वो। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम में भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आवासीय प्रॉब्लम थी। आवासीय प्रॉब्लम यानी कि जो छात्र जहां पे रहते थे ना, जहां पे कैंपस वगैरह में रुकते थे, ये तो इसकी सुविधाएं बहुत बेकार थी, सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। वो कैसे भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है मैंने। जो पेरिस की वो यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक कैंपस था भाई। कैंपस का नाम क्या था आप लोगों का? नानटेरे कैंपस। तो याद रखना है, इसी के ऊपर पूरी जो है स्टोरी चलने वाली है। तो ये जो नानटेरे कैंपस था ना भाई, इसमें क्या हो रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था 1962 से ही। 1962 से ही ये बन रहा था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसी के अंदर जब भाई यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एडमिशन वगैरह लिया, तो इसी कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, स्टूडेंट्स के रहने के लिए भाई क्या कर दिए, यहाँ पे सुविधा वगैरह बना दी। आप देख सकते हो ये कैंपस अभी तक रेडी तक नहीं हुआ, यहाँ पे काम चल रहा है भाई। फिर भी जो है लगभग 12,000 जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, उन्हें यहाँ पे रहने के लिए बोल दिया गया। और साथ ही साथ भाई उस कैंपस में एक नियम और बना दिया। नियम क्या बना दिया कि भाई यहाँ पे किसी दूसरे जेंडर का आना जो है अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, प्रतिबंध है उस पे। अगर मान लो ये कैंपस अगर पुरुषों के लिए है, यानी कि लड़कों वगैरह के लिए है, तो भाई महिलाएं वगैरह, लड़कियां वगैरह यहाँ पे नहीं आ सकती। और अगर लड़कियों के लिए है तो भाई यहाँ पे जो है पुरुष वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, नहीं आ सकते। तो ये दो प्रॉब्लम जो थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाई स्टूडेंट के लिए। तो इसी वजह से भाई छात्रों ने क्या था, 1968 में आंदोलन करना शुरू कर दिया था, इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, जनवरी 1968 में जब ये आंदोलन छेड़ दिया भाई छात्रों ने, तो इसी आंदोलन में भाई एक नेता जुड़ गए थे, जिन्हें हम छात्र नेता कह सकते हैं। यानी कि ये मदद कर रहे थे छात्रों की, क्योंकि ये पॉलिटिशियन थे। तो भाई इनका नाम क्या था भाई, डैनियल कोहन बेडिंग। नाम याद रखना है रख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये जो पॉलिटिकल नेता जुड़ गए भाई छात्र आंदोलन में, इन्होंने भाई पूरे छात्रों की समस्या को लेकर जो फ्रांस के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनके पास गए और उनके पास जाकर भाई ये सारी समस्या वगैरह जो है बताई। लेकिन जो फ्रांस के मंत्री थे, उनका भी नाम भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, फैक्रोइसेफ मुसेफे। ठीक है ना, नाम थोड़े अजीब से हैं, याद रखना है रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो फ्रांस के भाई मंत्री थे, उन्होंने भाई इन नेता को पता है क्या बोला, जब ये नेता गए फ्रांस के मंत्री के पास छात्रों की प्रॉब्लम वगैरह बताने, तो फ्रांस के मंत्री ने भाई ये कहा कि तुम पूल जो होता है ना, नहाने वाला स्विमिंग पूल जो होता है, उसमें गोता लगा लो और अपने आप को शांत कर लो, और ये फालतू बकवास जो है मेरे आगे मत करो, ऐसा बोला भाई उन्होंने उस नेता को। तो देख सकते हो भाई फ्रांस के जो मंत्री वगैरह थे, उनका भी कितना बेकार ज्यादा बिहेवियर था। अब भाई ये जो आंदोलन था, ये छोटे मोटे लेवल पर जारी रहा कॉलेज के अंदर ही। फिर जाके 22 मार्च 1968 में लगभग 150 स्टूडेंट्स ने, 150 छात्रों ने कवियों और संगीतकारों के साथ मिलकर क्या करा, जो नानटेरे कैंपस था ना, जो कैंपस थी, बिल्डिंग थी, नानटेरे कैंपस की जो बिल्डिंग थी, उस पे अपना कब्जा कर लिया, ताकि भाई कैंपस वाले जो है वो मुद्दे पे आके बातचीत करें और उनकी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालें। अब ऐसे में भाई यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, जो अध्यापक वगैरह थे, जो अधिकारी वगैरह थे, वो भाई नानटेरे कैंपस में गए उनकी बातें सुनने की, क्या दिक्कत आई है इन लोगों को। तो उन लोगों ने बातें तो सारी सुनी छात्रों की, लेकिन भाई उन्होंने वहां पे पुलिस को भी बुला लिया था ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो जाए। तो पुलिस ने क्या करा भाई, पूरा जो नानटेरे कैंपस था, पूरी जो बिल्डिंग थी, उसे पूरा घेराबंदी कर लिया, क्योंकि भाई पूरा जो है संघर्ष का माहौल बन चुका था, पूरा विद्रोह का माहौल जो है बन चुका था। तो इसी वजह से भाई ये जो घटना हुई थी, इसे 22 मार्च के आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप देखोगे ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आंदोलन वाला जो है सीन बन गया था। अभी तक छोटे मोटे लेवल पे हो रही थी चीज, पुलिस वुलिस यहाँ पे कोई नहीं आती थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे पूरा आंदोलन वाला जो है सीन बन चुका था। पुलिस वगैरह भी यहाँ पे आ चुकी थी, एक तरफ से कैंपस के लोग थे, जो अधिकारी लोग वगैरह थे, और एक तरफ से छात्र वगैरह जो थे वो आपस में बातचीत करने में
लगे हुए थे। तो अब यही सीन जो है भाई पूरा मार्च से लेकर मई तक चलता रहा इसी तरीके से अधिकारियों और कैंपस के बीच में, यानी कि कैंपस के जो स्टूडेंट थे और जो कैंपस के अधिकारी थे, नानटेरे कैंपस के अधिकारी, उनके बीच में यही सारी बातें जो है ऐसी चलती रही, बैठकें होती रही, उनकी डिमांड सुनते रहे, बट सॉल्यूशन जो है कोई भी नहीं निकला। अब ऐसे में आके भाई यूनिवर्सिटी ने कैंपस को ही बंद कर दिया, नानटेरे जो कैंपस था उसको ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा भाई ना बांस रहेगी तो बांसुरी भी नहीं बजेगी, तो उन्होंने ये सोच के कैंपस ही पूरा बंद कर दिया। लेकिन भाई अब जब नानटेरे कैंपस से विद्रोह खत्म हो गया, यानी कि संघर्ष खत्म हो गया, तो दूसरी तरफ से उठ गया एक और कैंपस था उसी विश्वविद्यालय का, वो था भाई सोरबोन कैंपस, या परिसर भी बोलोगे, परिसर का मतलब भी भाई कैंपस होता है। तो इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने नानटेरे कैंपस को बंद कर दिया तो सोरबोन कैंपस के जो छात्र थे वो इनके साथ मिलके भाई 3 मई को वो सारे उन सब ने मिलकर विद्रोह कर दिया, यानी कि अब तक एक ही कैंपस था, अब दूसरा भी कैंपस इनके साथ जुड़ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, अब वो धीरे धीरे क्या है, ये पूरा जो है आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वो कैसे? क्योंकि भाई अब 6 मई को इसमें कुछ संगठन भी जुड़ गए, ये जो आंदोलन होता है इसमें कुछ संगठन भी जुड़ गए। संगठनों के आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, अगर याद रखना है तो रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो ये सारे संगठन वगैरह भी मिल गए, दूसरे कैंपस के भी स्टूडेंट मिल गए और नानटेरे कैंपस के तो थे ही, यानी कि अब भाई संघर्ष में ये आंदोलन में बहुत सारे लोग आ गए। और इन सारे लोगों ने मिलकर भाई क्या करा, 6 मई को जाकर पेरिस की जो सड़कें थी भाई उन पर जाकर इन लोगों ने परेड वगैरह की, मार्च वगैरह की। परेड आप लोग समझते होंगे कैसे करते हैं परेड, तो वही परेड वगैरह भाई इन सब ने जो है कि नानटेरे कैंपस को विरोध करने की वजह से। अब जब भाई इन्होंने 6 मई को परेड करना स्टार्ट करा तो धीरे धीरे भाई जब ये सड़कों पे निकले तो सड़कों पे इनके साथ साथ और भी लोग जुड़ते चले गए, और भी स्टूडेंट जो है जुड़ते चले गए। तो 10 और 11 मई तक भाई आते आते स्टूडेंट की या आंदोलन में जो लोगों की संख्या थी वो 40,000 तक पहुंच गई। जबकि हमने भाई अभी ऊपर पढ़ा था कि 12,000 स्टूडेंट थे जो उस कैंपस में ठहरने के लिए, जिनके लिए सुविधा वगैरह करी गई थी। तो 12,000 से अब देख सकते हो भाई 10-11 मई तक पूरे 40,000 स्टूडेंट हो गए धीरे धीरे जुड़ के। अब इन्हीं चीजों की वजह से भाई धीरे धीरे तक जो पेरिस के आने वाले जितने भी 7 हफ्ते थे, यानी कि आने वाले जितने भी दिन थे, उन सब में भाई पेरिस की सड़कें जो थी उनमें युद्ध का माहौल बन गया पूरा, यानी कि सड़कों वगैरह पे युद्ध का माहौल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि भाई अब देख रहे हो आंदोलन कितने बड़े लेवल पे हो गया, बहुत सारे इसमें लोग जुड़ गए। फिर ऊपर से क्या हुआ भाई, जो 10 और 11 मई की रात थी ना, आधी रात में, उस दिन रात को भाई क्या हुआ, ये जो 40,000 लोग थे आंदोलन में, ये शेन नदी के पास पहुंचे भाई रात में टाइम, और शेन नदी के पास पहुंच के शेन नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाई ये आंदोलन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, परेड कर रहे थे। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, पुलिस आ गई वहां पे, पुलिस ने जो है इन्हें रोक दिया भाई, यानी कि नदी को पार करने से रोक दिया। वहां पे भाई बैरिकेड वगैरह लगा दिए पुलिस ने। तो अब ये भाई 40,000 लोग क्या करते, इन्होंने भाई क्या करा, पुलिस का भी विद्रोह कर दिया। पुलिस के ऊपर भाई पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा फेंके इन लोगों ने, और जो बैरिकेटिंग वगैरह कर रखी थी पुलिस ने वो सब जो है तोड़ दिया, उसे उखाड़ के फेंक दिया। अब ऐसे में क्या पुलिस शांत बैठती? तो पुलिस ने भाई क्या करा, रात के 2 बजे तक, जो सुबह का 2 बज रहे थे, उन सारे स्टूडेंट्स में, यानी कि 40,000 स्टूडेंट्स में भाई दबा के डंडे वगैरह मारे और आंसू गैस के गोले वगैरह जो है वो उनके ऊपर दागे, वो सारे फेंके। और यही सारी चीजें जो है भाई सुबह तक चलती रही। तो इस वजह से ही भाई 10 और 11 मई की रात को क्या बोलते हैं, द नाइट ऑफ द बैरिकेड्स, यानी कि इस रात को भाई फ्रांस के इतिहास में द नाइट ऑफ द बैरिकेड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई ये पुलिस और छात्रों के बीच में ये वाली घटना हुई थी। अब भाई ये जो पुलिस ने डंडे वंडे मारे, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले वगैरह दागे, तो ये घटना जो है वे पूरी सुबह तक चली। और सुबह तक जाते जाते कम से कम 500 से ज्यादा जो है छात्रों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और बहुत सौ को जिनको डंडे वगैरह मारे थे वो बहुत से तो घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती वगैरह कराया गया। अब ये जो पूरी रात थी भाई, इसकी पूरी घटना जो है, ये जो पूरी घटना हुई थी पूरी रात को, इसको भाई पूरी रेडियो वगैरह पे जो है चलाया गया, रेडियो वगैरह पे प्रसारित किया गया। और फिर बाद में जब सुबह वगैरह हुई तो सुबह भाई इसे टेलीविजन यानी कि टीवी वगैरह पे भी दिखाने लगे, न्यूज में। अब भाई जब ये पूरी घटना रेडियो पे सुना दी, टीवी पे दिखा दी, तो ऐसे में भाई पेरिस के लोगों को लगा कि भाई ये स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, अगले दिन ही भाई 13 मई को इस आंदोलन में कुछ वामपंथी यूनियन यानी कि वामपंथी संगठन भी जुड़ गया। अब ये वामपंथी संगठन के नाम मैंने दे तो रखे हैं यहाँ पे, इन्हें याद रखना है, रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। वामपंथी संगठन होते कौन है मैं बता देता हूँ, जो गरीब लोगों की हेल्प करने की बात करते हैं ना,
वो होते हैं वामपंथी। तो ये ऐसे संगठन थे जो गरीब लोगों के हित में बात करते। तो ये सारे संगठन भी आके जो है इसमें जुड़ गए इस आंदोलन में, ये सब चीज देखते हुए। तो इस आंदोलन में जब ये वामपंथी संगठन वगैरह जुड़े, यूनियन वगैरह जुड़े, तो 13 मई को भाई क्या हुआ, इन सारे आंदोलनकारियों ने, ये जितने भी सारे अब इतने सारे इकट्ठा हो गए थे, इसमें बहुत सारे संगठन वगैरह भी जुड़ गए, इतने सारे लोग हो गए थे, इन सब ने मिलकर भाई हड़ताल वगैरह कर दी पूरे पेरिस में। और पूरे पेरिस की सड़कों पे भाई कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मार्च किया, यानी कि परेड वगैरह करी, आंदोलन वगैरह किया 13 मई को। आप देख सकते हो भाई कहां पहले 40,000 थे, अब धीरे धीरे किसने जुड़ गए इसमें, 10 लाख से भी ऊपर जो है लोग जुड़ गए। और वो 10 लाख से ऊपर लोग इसलिए ही जुड़े क्योंकि भाई सबसे पहले तो ये घटना हुई, फिर इसे रेडियो वगैरह पे दिखाया गया, साथ ही साथ इसमें वामपंथी यूनियन और जुड़ गया। अब ये वामपंथी यूनियन जो है ये गरीब के लोगों के लिए जो है डिमांड करते हैं, गरीब के फायदे की बात करते हैं। तो इसमें भाई आंदोलन में इसी वजह से भाई क्या हो गया, मजदूर वगैरह लोग जो है वो भी जुड़ने लग गए, जो गरीब लोग वगैरह थे वो भी सारे अब जुड़ने लग गए धीरे धीरे। तो इस वजह से ही जाके जो है 10 लाख की संख्या अब हो चुकी थी। अब ये संख्या भाई 17 मई के आसपास बढ़ के जो है वो 20 लाख के आसपास पहुंच गई, और 23 मई के आसपास ये 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई। कहां भाई आप लोगों के 12,000 स्टूडेंट से चालू हुआ था ये आंदोलन, और कहां 22 मई को आकर ये 1 करोड़ हो गए इसमें लोग इस आंदोलन में। अब इस आंदोलन जहां पहले भाई यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो रहा था ये आंदोलन, अब धीरे धीरे जो है पूरे देश में फैल गया, और पूरे देश के जो भ्रष्ट सिस्टम चल रहे थे, गंदे गंदे सिस्टम चल रहे थे पूरे देश में भाई, जो लोगों के भाई जो प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा था, अब ये उस लेवल का भाई आंदोलन पूरा बन गया, यानी कि अब पूरे देश के खिलाफ हो गया। जो देश में जो राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, अब उनके खिलाफ हो गए ये आंदोलन, क्योंकि भाई वो क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर रहे थे जनता का। तो इसी वजह से भाई इस आंदोलन में जो है नारेबाजी की गई बहुत ज्यादा राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब भाई पूरे देश में सोचो किसी राष्ट्रपति के खिलाफ भाई नारेबाजी हो रही है, पूरा देश ही विरोध में आ गया, पूरी हड़तालें वगैरह हो रही हैं, लोग मार्च कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सड़कों वगैरह पे, वो भी 1 करोड़ की संख्या में। तो खुद सोचो क्या होगा, राष्ट्रपति वहां से निकल लिया। राष्ट्रपति क्या हुआ, 29 मई को देश छोड़कर भाग गया। लेकिन भाई वो भागा नहीं था, लग तो सबको ऐसा ही रहा था कि 29 मई को राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया, लेकिन वो देश छोड़कर नहीं भागा था, वो गया जरूर था, लेकिन वो देश छोड़ने के पर्पज से नहीं गया था, वो बल्कि जर्मनी में गया था अपने सेनापति से मिलने, सेनापति से इस मुद्दे पे सलाह लेने की भाई आंदोलन वगैरह हो रहे हैं मेरे खिलाफ, अब इसका क्या करूं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सलाह करने गया था भाई राष्ट्रपति अपने सेनापति के साथ जर्मनी में। इसलिए भाई अगले दिन जो है राष्ट्रपति वापस आ गया, और वापस आकर जो है इसने रेडियो पर बातचीत करी, जनता से रेडियो पर अपना भाषण दिया, और उसने भाषण में भाई साफ सीधी सी एक ही बात बोली कि भाई मैं जो है इस विरोध के आगे झुकूंगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जो देश में समस्याएं वगैरह हो रही है ना उनको हल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आप सबके आगे झुकूंगा नहीं, अपनी मंत्री पद को नहीं छोड़ूंगा, अपने राष्ट्रपति पद से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, लेकिन भाई जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा, उसको सॉल्यूशन धीरे धीरे निकाल दूंगा। तो ये भाषण दिया भाई पूरा उसने रेडियो पे अगले दिन आकर। फिर भाई उसने क्या करा, राष्ट्रपति ने जो सरकार होती है उसे भंग कर दिया, यानी कि नेशनल असेंबली संसद जो थी उसे भंग कर दिया, सरकार को गिरा दिया ताकि देश में दोबारा चुनाव हुए। फिर जाके भाई देश में दोबारा चुनाव हुए, अब फिर से जाके वही जो राष्ट्रपति था फिर से जाके जीत गया, और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से जीता वो। अब इसमें भाई थोड़ी बहुत धांधलेबाजी भी हो सकती है, और थोड़ी बात जो है जनता ने भी सपोर्ट करा। क्यों, क्योंकि भाई इसने जो है जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी उसका थोड़ा बहुत जो है सॉल्यूशन कर दिया था, लेकिन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करा था। तो इस वजह से ही कहते हैं भाई ये आंदोलन जो है वो असफल हो गया था, क्योंकि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें नहीं हो पाया था। तो आई होप भाई आप लोगों को एक किताबी लैंग्वेज में जो पेरिस आंदोलन था पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। शॉर्टली स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई दी थी पहले ही, तो वो सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। चलो भाई अब थोड़ा एडिशनल टॉपिक्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि भाई ये पेरिस छात्र आंदोलन जो था इसके पीछे कारण वगैरह क्या थे, क्यों हुआ था भाई ये आंदोलन जो था, तो सबके कारण रीजन वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। ये थोड़ा एडिशनल टॉपिक मैंने अपने आप से ऐड करा, क्योंकि पेपर में अगर मान लो इनकेस आता है आप लोगों का कि पेरिस आंदोलन के बारे में लिखो, तो भाई आप जरूरी तो नहीं है ये सारी बातें आप लोगों को A to Z याद रह जाए। आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर जो स्टोरी बताई थी वो तो याद रहेगी, बट एक एक बात जो है ये सारी याद नहीं रहने वाली है।
तो आप वो सारी स्टोरी जितनी भी याद रहे वो लिखने के बाद आप लोग जो है ये कारण लिख सकते हो, ताकि आप लोगों का आंसर भी अच्छा हो जाए और आप लोगों के मार्क्स भी जो है कम ना हो। तो कारण वगैरह आप लोगों को ऑलमोस्ट मैं सब ऊपर ही पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे अच्छे से एक एक करके बता देता हूं। तो पहला कारण तो भाई यही था, जहां से शुरुआत हुई थी आंदोलन की, छात्रों वगैरह के लिए जो थी अच्छी सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से ही भाई छात्रों ने जो है क्या करा था, आंदोलन छेड़ा था। तो पहला रीजन तो भाई यही था, समझ में आप लोगों को आ गया होगा, इसे एक्सप्लेन कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या था भाई, जो छात्र वगैरह थे उनके लिए भाई आवासीय सुविधा अच्छी नहीं थी, यानी कि रहने वगैरह की सुविधा जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने बताया था जो नानटेरे कैंपस था वो भाई अभी बनने में लग रहा था, और इसी में जो है 12,000 स्टूडेंट को घुसेड़ दिया गया, और उसमें एक और रूल रख दिया गया कि यहाँ पे एक ही जेंडर के जो है लोग अलाउड है, या तो फिर गर्ल्स अलाउड होंगी या बॉयज अलाउड होंगे, कोई एक ही जेंडर के जो लोग यहाँ पे अलाउड होंगे। तो ये भी एक दूसरा रीजन था भाई आंदोलन को छेड़ने के लिए। तीसरा रीजन है भाई आप लोगों का, मैंने ये भी आप लोगों को ऊपर बताया था, विश्वविद्यालय में जो क्या है नौकरशाही का बोलबाला था। नौकरशाही मतलब अधिकारी, जो यूनिवर्सिटी थे उसमें भाई जो प्रोफेसर वगैरह हुआ करते थे, जो अधिकारी थे, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती थी, उन्हीं की डिमांड की पूरी होती थी। छात्रों वगैरह की कोई भी सुविधा वगैरह नहीं हो रही थी, उनकी कोई भी जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये भी एक रीजन था भाई आप लोगों का इस छात्रों का आंदोलन करने की वजह से। अगला रीजन जो है वो है भाई लिंग स्वतंत्रता ना होना। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो यूनिवर्सिटी थी उसमें महिला और पुरुष में जो है बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, लिंग स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं थी। कैंपस में भाई वो अलाउड नहीं था दूसरे जेंडर का आना, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऊपर से जो कैंपस के अधिकारी वगैरह थे वो थोड़ी रूढ़िवादी सोच रखते थे, यानी कि पुराने ख्याल के थे बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था भाई जो छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। अगला कारण है भाई हमारा आर्थिक समानता ना होना। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई ये जो आंदोलन था पहले तो भाई यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो रहा था, धीरे धीरे पूरे देश के खिलाफ हो गया था। इसमें वामपंथी जो है लोग जुड़ चुके थे, वामपंथी संगठन जुड़ चुके थे। वामपंथी संगठन जुड़े तो इसमें क्या है, गरीब लोग जो है मजदूर लोग वो जुड़ गए अपनी प्रॉब्लम को लेकर। और अब ये जो आंदोलन है पूरे देश के खिलाफ हो गए, यानी कि जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि वो जो है गरीबों के लिए कोई भी सुविधा वगैरह नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से जो देश में अमीर गरीब का फासला इतना ज्यादा था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और अमीर होते जा रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था आंदोलन के और ज्यादा बढ़ने का और ज्यादा फैलने का। छठा पॉइंट पढ़ते हैं। छठा पॉइंट है भाई हमारा तानाशाह शासन का होना। अब भाई जो राष्ट्रपति था यहाँ का फ्रांस का, ये इसकी जो सरकार थी ना ये बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी जनता के साथ, सिर्फ अपनी मनमानी करता था, अपने मन में जो आए वो ही करता था, जनता की बहुत कम सुनता था, बहुत ही कम प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालता था। और ऐसी चीजें भाई कहां पे होती हैं, ऐसी चीजें एक तानाशाह सरकार में ही होती है, क्योंकि लोकतंत्र सरकार में तो भाई जनता की बहुत ज्यादा सुनवाई की जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो कहीं ना कहीं भाई जनता जो है इस चीज के विरोध करने के लिए जो है आंदोलन में जुड़ गई थी, ताकि ये जो ताना टाइप वाला शासन था फ्रांस में ये सब चीजें खत्म हो सके। अगला रीजन है भाई आप लोगों का विदेशी विद्रोह का प्रभाव। जब भाई ये छात्र आंदोलन हो रहा था तो इससे पहले या इसके टाइम पे भाई पूरे विश्व में जो है कई तरीके के जो है आंदोलन हो चुके थे, इससे पहले या इसके टाइम पे। तो यहाँ की जनता ने भाई ये देखा, फ्रांस की जनता ने, कि पूरे विश्व में भाई क्या हो रहा है, बुरी चीजों के खिलाफ आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, तो हम क्यों शांत बैठे। यानी कि ये बाहर के आंदोलनों से प्रेरित हुए, इस वजह से ही जो है आंदोलन और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था आंदोलन के फैलने का। अगला रीजन है भाई हमारा क्यूबा क्रांति। क्यूबा भाई आप लोगों को पता ही होगा, 12th में आपने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा होगा। ये अमेरिका है वर्ल्ड मैप में मान लो, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है भाई अमेरिका के बिल्कुल पास, और ये पहले भाई अमेरिका के कब्जे में हुआ करता था, और यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो यहाँ के जो गरीब लोग थे उन्होंने भाई अमेरिका का विद्रोह कर दिया था, पूरी क्रांति कर दी थी, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई कर दी थी और पूंजीवादी सिस्टम को खत्म कर देता। तो इस चीज को देखकर भाई फ्रांस के जो गरीब लोग थे वो और भी ज्यादा भाई प्रेरित हुए, उन्हें मोटिवेशन मिला कि भाई जब वो कर सकते इतने से छोटे देश वाले, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो है आंदोलन में हिस्सा ले लिया, आंदोलन में घुस गए गरीब लोग फ्रांस के आंदोलन में, और फिर जाके जो है ये आंदोलन और भी बड़े लेवल पे हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन जो है माना जा सकता है। आई होप आप लोगों को जो सारे रीजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन्हें आप एडिशनल टॉपिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगला है भाई पेरिस आंदोलन के परिणाम। ये भी एक अच्छा टॉपिक है भाई एडिशनल टॉपिक के तौर पे, इसे भी आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो परिणाम देख लेते हैं भाई, ये जो छात्र आंदोलन हुआ है पेरिस में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका परिणाम क्या हुआ, वो सब देखते हैं।
तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ा, जो पहला परिणाम हुआ, जो पहला प्रभाव हुआ, वो है भाई आप लोगों का लोगों की हत्या हुई। क्या हुआ था भाई, जब ये पेरिस में छात्रों का आंदोलन वगैरह हो रहा था तो भाई 2 अक्टूबर को एक घटना घटी थी, जिसमें क्या हुआ था भाई, थ्री कल्चर का एक मैदान था, वहीं पे आंदोलन वगैरह हो रहा था। तो वहां पे भाई पुलिस को ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ से भगाओ भाई इन छात्रों को, इन प्रदर्शनकारियों को। तो भाई पुलिस ने जाके जो है वहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा करा, जिससे बहुत से छात्रों की जो है मौत वगैरह हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, हमने अभी ऊपर वाली घटना पड़ी थी जिसमें रात में भाई क्या हुआ था, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह करा था, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बहुत से लोग इंजर्ड हो गए थे, उन्हें अस्पताल वगैरह हुआ था। तो ये भाई इससे बहुत ज्यादा जो है हत्या वगैरह हुई थी इस आंदोलन से, पेरिस आंदोलन की वजह से बहुत सारे लोगों की। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाई बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कुछ करा तक नहीं था, फिर भी जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि भाई बहुत से जो संगठन वगैरह जुड़े थे, तो संगठन के नेताओं वगैरह को जो है बहुत ज्यादा गिरफ्तार किया गया था। और बहुत से जो छात्रों के मुखिया बने फिर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। बहुत से छात्र वगैरह हमने पढ़े, उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस वगैरह के द्वारा, ताकि छात्रों को जो है दबाया जा सके, आंदोलन को दबाया जा सके। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा था भाई इस आंदोलन का। और क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई, समाज में बदलाव वगैरह हुए भाई। वो कैसे, आप देख सकते हो कि भाई पहले फ्रांस में जो है गरीब लोग बिल्कुल भी हिस्सा वगैरह नहीं लेते थे, आंदोलन वगैरह नहीं करते थे, उनके खिलाफ जितना भी बुरा हो रहा था वो सब चीजें जो है झेल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो सारे लोग भाई प्रोत्साहित हुए और उन लोगों ने क्या करा, सरकार से मांग वगैरह करी और इस आंदोलन में जुड़ गए सारे गरीब लोग। और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो सारे उनके खिलाफ जो है विद्रोह वगैरह कर दिया। तो एक तरीके से समाज की सोच में बदलाव हुआ, समाज की थिंकिंग में बदलाव हुआ, समाज भी एक तरीके से बदल गया। अगला परिणाम देखते हैं। अगला परिणाम क्या हुआ भाई, नागरिकों में जागरूकता आई भाई। अब जब ये आंदोलन हुआ तो नागरिकों को भाई पता लगा कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, क्या सरकार सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। तो धीरे धीरे जो है सब समझ में आने लगा। लेकिन पहले जो है ये लोग आवाज बिल्कुल भी नहीं हटाते थे किसी भी चीज के खिलाफ। लेकिन अब इन्हें अपने अधिकारों का पता चलना शुरू हो गया। अब इन्हें पता लग गया कि हाँ भाई हम विद्रोह कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अगर सरकार जो है हमारे लिए कुछ ठीक नहीं करती तो हम आंदोलन वगैरह छेड़ सकते हैं। इन्हें ये थोड़े जागरूक वगैरह जो है हो गए थे अब फ्रांस के नागरिक वगैरह। पढ़ते हैं भाई अपना फिफ्थ परिणाम। फिफ्थ है भाई हमारा, सामाजिक समस्याओं का समाधान होने लगा। समाज में भाई फ्रांस में जो जो समस्याएं वगैरह हो रही थी, पहले तो भाई बहुत ही छोटे लेवल पे सुनवाई की जाती थी, फ्रांस की जो सरकार वगैरह थी वो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। लेकिन जब से आंदोलन हुआ, फिर भाई फ्रांस की सरकार जब दोबारा से आई तो उसने बहुत सी जो है सुविधाएं वगैरह करी, बहुत सी प्रॉब्लम जो है खत्म करी। लेकिन सारी प्रॉब्लम फिर भी खत्म नहीं करी थी। कहने का मतलब है थोड़ी बहुत तो सुविधाएं वगैरह करी थी, कुछ प्रॉब्लम जो है वो खत्म करी थी, तब जाके जो है आंदोलन थम गया था, स्थिर हो गया। तो ये सारे इंपैक्ट पड़े थे भाई समाज के ऊपर उस आंदोलन की वजह से, पेरिस छात्र आंदोलन की वजह से। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। कोई टफ नहीं है भाई, बिल्कुल भी चैप्टर में कोई भी जो है दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की हर चीज जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। पेपर में भाई इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है और आप लोगों को सिंपली सी बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप लोगों को जस्ट ये पेरिस आंदोलन की स्टोरी एक्सप्लेन करनी है, कारण एक्सप्लेन कर देना है, परिणाम एक्सप्लेन कर देना है। 100% आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब भाई मेरी टीचिंग वगैरह कैसी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारे से कमेंट के साथ लाइक जरूर छोड़ के जाना। और कुछ भाई दिक्कत वगैरह हुई है, मेरी टीचिंग में कुछ कमी लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे इंप्रूव कर सकूं। तो बस भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।